देखिए कैपेसिटर या कंडेंसर जो है आप सभी लोग देख चुके हैं, है ना। पंखा के ऊपर जो लगा रहता है गोल गोल, उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं या कंडेंसर कहते हैं। मार्केट में लोग कैपेसिटर कहते हैं या कंडेंसर, है ना। दोनों ये इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट? अब बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही सिंपल है। दो मेटल का प्लेट सिर्फ होना चाहिए, दो मेटल का प्लेट होना चाहिए। यानी कि यह एक डिवाइस जो है आपका, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। देखिए जिनके पास आवाज नहीं जाए मीटिंग को एंड करके अपना फिर से चालू हो जाइए, आवाज पहुंच जाएगा। इधर से आवाज जा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर या कंडेंसर, तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच हैव टू मेटालिक प्लेट, metallic plate separated by a small gap, separated by a small gap, या स्मॉल गैप या डिस्टेंस, जो भी आप लिखिए, डिस्टेंस। यानी कैपेसिटर दो मेटल का प्लेट है, ये लाइन नहीं है, ये प्लेट है। दो प्लेट है, दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस होगा, और यही मेटल प्लेट है आपका जो कैपेसिटर का काम करेगा। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इसका यही होता है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कैपेसिटर का, दोनों पैरेलल प्लेट इसी तरह से बनाते हैं हम लोग, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इसका अलग नहीं है। तो कैपेसिटर और कंडेंसर की बात कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। यानी यह एक डिवाइस है जो सिर्फ दो मेटल का प्लेट था। और दूसरी बात, इसका एक पॉइंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर चार्ज। स्टोर क्या? चार्ज। ये चार्ज स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, ये चार्ज स्टोर करेगा। जैसे इसका आप सिमिलरिटी आप बाल्टी से ले सकते हैं। बाल्टी मतलब समझते हैं ना। तो बाल्टी का डेफिनेशन फीस के हिसाब से कैसा बोलिएगा? बोलिए, आप लोग खुद सोचिए। एक बाल्टी का डिफिनीशन फीस के हिसाब से कैसा बोलिएगा? कहिए यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी तरह से कैपेसिटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज यूज करने के लिए स्टोर किया जाता है। फीस के अनुसार डेफिनेशन हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। यानी फिजिक्स में आप लिख सकते हैं बाल्टी का डेफिनेशन, यह एक डिवाइस है जो कि आपका क्या है, यह एक डिवाइस है जो कि आपका पानी स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। हम पहले ही बोल चुके हैं, जिनके पास आवाज नहीं जा रहा है वो अपना एंड कीजिए, मीटिंग को फिर से ज्वाइन कीजिए, आवाज अपने से पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से, कि यहाँ पर उसी तरह से कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब बाल्टी में पानी कितना है ये किस बात पर डिपेंड करेगा, उसको समझ लीजिए। तो बाल्टी में जो पानी है उसको अगर देखिएगा ध्यान से, तो अच्छे तरह समझ लीजिए, वह हाइट पर डिपेंड करता है कि कितना दूर लेवल तक आप पानी इसमें भर चुके हैं। यानी कि बाल्टी में अमाउंट ऑफ वाटर जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? हाइट या लेवल पर। उसी तरह से कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर करेगा, यह इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर डिपेंड करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या 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 बात बोले हैं। यहाँ जो चार्ज है यहाँ ये वाटर के लेवल से आपको डिपेंड करता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्ट होगा यहाँ लेवल पर डिपेंड करेगा, है ना। यानी अमाउंट ऑफ वाटर लेवल पर डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पर बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से, हम क्या कहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पर आपका क्या होता है, चार्ज जो है आपका यहाँ पर डिपेंड करता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि आप सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो दो मेटल प्लेट का बना होता है,
वह चार्ज स्टोर करने के लिए, इसका मेन फंक्शन है, ऐसे बहुत सारा फंक्शन है, मेन फंक्शन है ये चार्ज स्टोर करेगा, और अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी भी कैपेसिटर में डिपेंड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यानी कि सिंपल सा बात कर सकते हैं कि आपका जो चार्ज स्टोर्ड होगा किसी भी कैपेसिटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। एकदम सिंपल सा डिवाइस है, उसको ध्यान से समझ सकते हैं, और इस पॉइंट को मैं यहां से लिख सकता हूं, amount of charge stored in capacitor is directly proportional to the potential difference across plate of capacitor। और आप बात जब इतना समझ चुके हैं अच्छी तरह से, तो फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली परफॉर्म होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, इक्वल करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा सी भी, यानी सी जो है यहाँ कांस्टेंट है, और सी जो है यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, और सी को कहा जाता है, सी इज known as capacitance of capacitor, देखिए ध्यान समझिएगा, आप करंट में पढ़े हैं रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर एक डिवाइस हो गया और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है। उसी तरह से कैपेसिटर एक डिवाइस हो गया और उसकी प्रॉपर्टी है जो कैपेसिटेंस है। क्या है, कैपेसिटेंस है। इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, तो कूलम पर वोल्ट, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, यानी चार्ज का यूनिट कूलम, आप वोल्ट पर वोल्ट, इसको फराड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फराड, एफ से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फराड भी कहते हैं। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। यानी कि ये हुआ आपका एस यूनिट का क्या हो गया, फराड हो गया। देखिए अब हमको बहुत सारे चीजों का कैपेसिटेंस निकालना है कि कैपेसिटेंस आखिर कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो उसी तरह से आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले जो है वो बता देते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस की अगर बात करते हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लेना है जल्दी से फास्ट में। सर हाँ बोलिए। सर ये बैटरी भी तो चार्ज स्टोर करने के लिए यूज होता है ना। बैटरी चार्ज जनरेट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर का कन्वर्ट करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता है वो। सर तो इन्वर्टर चलता है तो वो चार्ज करता है ना बैटरी को। वो आपका डुअल बैटरी है, मतलब एक बार स्टोर होता है एक बार डिस्चार्ज होता है, वो अलग सिस्टम है। ये सिर्फ स्टोर करेगा, बाल्टी के जैसा इसका बिहेवियर है, बस इतना याद रखिए। जैसे पानी रख दीजिएगा बाल्टी में तो स्टोर रहेगा, उसी तरह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर रहता है। ये जनरेट नहीं कर सकता, बैटरी जनरेट करता है। बैटरी का डिफिनीशन होता है यह ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी चार्ज में कन्वर्ट करता है। सीधा सा बात तब कर सकते हैं। सर तो स्टोर एनर्जी को क्या करता है, मतलब किस चीज में हम लोग यूज करते हैं उसको। स्टोर करेंगे उसके बाद देखेंगे, अभी तो स्टोर करके रखेंगे। पानी स्टोर करके क्या करते हैं आप ये बताइए। यूज करते हैं। तो यूज करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे, कहाँ कहाँ वो बताते हैं, मोबाइल में, आपका चार्जर में, लैपटॉप में, सभी जगह इसका यूज होता है। अभी यूज बाद में देखेंगे, अभी तो डिवाइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर अगर नहीं रहे तो आपका कैपेसिटर का बहुत सारा यूज है जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आगे।
अभी तो देखेंगे कैपेसिटर कितने तरह का होता है ना। चार्ज स्टोर आखिर ये करेगा तो कितना करेगा, किस हद तक करेगा। कोई भी बाल्टी में पानी स्टोर होगा तो कितना पानी स्टोर हो सकता है, उसकी बात करेंगे अभी। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, है ना, कंडक्टर या मेटल का जो भी बना हुआ है। देखिए पहले प्रोसेस सीखिएगा, हम 2-3 बता करके ये आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप अपने से कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये हम समझाना चाहेंगे आपको। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं, है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर में सबसे पहले जब डेरिवेशन की बात करेंगे तो एक आपका स्फेयर लेंगे, ठीक है, और स्फेयर का रेडियस है जो आर है, कैपिटल आर है। इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो रखे हैं वो क्यू रखे हैं। और मेटल का एगो प्रॉपर्टी है जो पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में ही हम लोग, कि चार्ज मेटल पट्टी पर रखिएगा ना तो ये चार्ज जो है पूरे सरफेस पर, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब पलक झपकते चार्ज रखिएगा चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Q जो है यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन क्या है, मेटालिक स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर है। और R जो है रेडियस ऑफ स्फेयर है, रेडियस ऑफ स्फेयर है। अब यह कितना चार्ज स्टोर कर सकता है इसकी बात करते हैं, इसकी बात समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए Q बराबर C भी कैपेसिटेंस हमको निकालना है। तो देखिए C इक्वल टू फार्मूला जो होता है Q बाई V होता है। तो देखिए एक मंत्र बता रहे हैं, दिमाग लगाने वाला है, जो कि बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। कभी भी कैपेसिटेंस निकालना हो किसी भी सिस्टम का तो उस पर चार्ज जरूर रहेगा। अब आपको क्या करना है, उस सिस्टम के चलते पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना है। या तो फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए या तो डेराइव करने आना चाहिए, बस इतना याद रखिए। या तो फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस तभी डेराइव कर पाएंगे जब आपको वोल्टेज का फॉर्मूला याद हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद हो, डिफरेंट सिस्टम का फॉर्मूला याद हो। तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्फेयर के चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला अंदर और बाहर याद है? क्योंकि इसके पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट में लोग पढ़ चुके हैं। जिनको याद है वो माइक ऑन करके बोलिए कि सर हमको याद है फॉर्मूला इसका, कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से। कैपेसिटेंस निकालना है तो पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को नहीं याद है तो हमको याद है, सर मैं लिख देता याद हूँ। है, हाँ KQ बोलिए। बाई आर, हाँ KQ बाई KQ बाई आर। आर, हाँ ठीक है, सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वही, या पोटेंशियल ही लिख दीजिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू मेटालिक स्फेयर, मेटालिक स्फेयर एट सरफेस। जब सरफेस पर चलेंगे तभी का वैल्यू आएगा, के टर्म में नहीं मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पूरा फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ये फार्मूला होता है। जैसे ही ये फार्मूला मालूम चल गया तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि C बराबर Q बाई V था। तो V का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि आप बात समझ लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटिव कंडक्टर का जो फॉर्मूला होगा C बराबर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। तो आपको बार बार
नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, उसमें देखिए क्या आपको देगा, रेडियस वगैरह दे देगा केवल, और आपको उसके कैपेसिटेंस निकालना है। तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है ना, वो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है ऐसा यूनिट में। तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब आप लिखेंगे तो सीधा सीधा 1/9 × 10⁹ लिखेंगे। कैलकुलेशन करते समय आपका वो काम वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको दिमाग में ये बात होना चाहिए कि पोटेंशियल किसी तरह से निकालना है। जैसे यह एक एग्जांपल हुआ, अब हम दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, है ना, उसकी बात हम करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये निकलेगा। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो जरूर समझ में आ जाएगा बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है जल्दी से फास्ट में। चलिए अब निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत तरह का होगा, अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यानी 2 प्लेट पैरेलल रखेंगे उसकी बात करेंगे हम। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पंखा में लगा रहता है स्फेरिकल, उसका भी निकालेंगे, सिलेंड्रिकल जिसको, सॉरी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पंखा के ऊपर लटका हुआ रहता है। देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी सब जगह यूज होता है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या करेंगे, हाँ बोलिए। सर स्फेरिकल वाले में तो प्लेट नहीं था ना, उसमें एक प्लेट कैसे नहीं था, आपका स्फेयर सरफेस था ना, वो प्लेट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, सिलेंडर में तो प्लेट नहीं होगा ना। पैरेलल प्लेट लिखाएगा यहाँ पर, 2 मेटल का बॉडी होना चाहिए, और या 1 मेटल का अगर बॉडी होगा वो भी स्टोर करेगा। ठीक है, और वो भी स्टोर करेगा आपका, है ना। उसमें एक पॉइंट जो होता है ना, स्पेस उसको माना जाता है या ग्राउंड करके माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक मेटल का बॉडी भी आपका चार्ज स्टोर करेगा, क्योंकि उसका भी पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वहां चार्ज स्टोर होगा हर एक सिस्टम में। तो देखिए पहले देखिए एक दो को और डेरिवेशन आप समझिएगा तो आपने से खुद करने लगेगा डेरिवेशन, ऐसा नहीं कि हमको हर बार करके दिखाना पड़ेगा। देखिए आप 2 मेटल का प्लेट ले लीजिए अब, है ना, 2 मेटल का प्लेट मैं ले लिया हूँ, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर है ना, यही है। तो मेटल के प्लेट पर जब लेंगे 2, तो एक पर प्लस सिग्मा लेंगे, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज ले लीजिए, जो भी बात कीजिए, एक माइनस सिग्मा। देखिए कैपेसिटेंस में ये भी एक जरूरी है, जो आपके सिलेबस में उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि दोनों प्लेट पर एक आपका जो चार्ज होगा नेचर वो अपोजिट इन होगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, इस बात को भी समझना पड़ेगा, यानी कि सिग्मा जो है यहाँ पर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस बात को आप समझिए। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं पहले ही, चार्ज बाई एरिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ए जो है एरिया ऑफ ईच प्लेट है, एरिया ऑफ ईच प्लेट है, और डी जो है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकल कर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर भागेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक पढ़ाए हैं उसका भी आज यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। क्या आपको पता है कि 2 प्लेट के बीच में अगर इक्वल ना कोई चार्ज हो तो इसके चलते पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, किन्हीं को याद है तो बोलिए। ऐसे मैं करवा चुका हूँ, और ये भी हिंट कर दें कहाँ करवाए हैं आपको, देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का एडिशनल के जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें इसका हम डेरिवेशन किए थे, वहां भी 2 पैरेलल प्लेट का आपका दिया हुआ था,
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये सब निकालने के लिए। अगर नहीं याद है तो देखिए ध्यान से, इसका देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, बहुत कुछ इसमें समझना है आपको। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वोल्टेज का फॉर्मूला निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरेट करना है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला किस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब जरा गौर कीजिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं याद है तो एक फॉर्मूला और आप पढ़े थे, E बराबर माइनस dV/dr, ये फॉर्मूला पढ़े थे। अगर dV बराबर हो जाएगा माइनस C.dr, यानी कहने का मेरा मतलब क्या है वो समझने का कोशिश कीजिए। अगर वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद किए होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है तो उसे वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल लीजिए। मतलब अब कंडीशन बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्या सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है हमको कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है तब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हमको प्लेट के चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं याद है क्योंकि सिलेबस में नहीं पढ़ना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो याद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फॉर्मूला याद है, दिमाग में क्या क्या बात रखेंगे वो हम बता रहे हैं। तो कभी भी कैपेसिटेंस निकालने के लिए नया क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो हम सोचेंगे कैसे, इस तरीका को सोचिए। सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे, क्या उसके चलते वोल्टेज का फॉर्मूला हमको याद है। अगर नहीं याद है तो फिर सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है, और वो दोनों में से कोई ना कोई का याद होना चाहिए आपको, क्योंकि अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप डिराइव बैठ के नहीं करेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको तो याद है। जैसे कि आप बताइए, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट में लूं तो पॉजिटिव प्लेट के चलते, थिन प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, प्रियांशी बोलेंगे, बोलिए जल्दी से। थिन प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला और थिक प्लेट के चलते दो फॉर्मूला डेराइव किए थे हम। सर रो पेज बाय मत 2 एप्सिलॉन नॉट बोलिए, एंड क्या सिग्मा बाई 2 सर पाई सिग्मा एप्सिलॉन बाय नॉट था थिन। हाँ ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था। तो देखिए यहाँ पर अब याद कीजिएगा, तो पॉजिटिव प्लेट के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेगेटिव प्लेट के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों के चलते इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा वो निकालते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज के भी चलते वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और नेगेटिव के चलते भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम, इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और आपको देख लीजिए ध्यान से, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बटा एरिया होता था, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ही ये फार्मूला आ गया तो आप जानते हैं, इसलिए लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी बराबर जो होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि भी बराबर अभी हम लोग फार्मूला लिख के दिखाए थे। तो आपका पोटेंशियल का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस आपका डी हो गया, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा, देख लीजिए ध्यान से, एकदम कुछ नहीं हम कर रहे हैं, सिंपल सिंपल बात बोल रहे हैं। सी बराबर क्यू बाई भी लिखिएगा सीधा सीधा, जब क्यू बाई भी लिखिएगा तो आपका क्या आएगा, क्यू और भी के बदले क्या लिखेगा, क्यू डी और ए एप्सिलॉन नॉट। तो सी बराबर हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। देखिए ध्यान से, अब जरा गौर कीजिए, ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। और कब, जब इसके बीच में हवा भरा हुआ है तब की बात की, हम मीडियम की बात अभी नहीं किए हैं। बात समझ लीजिए, हम किसी में भी मीडियम की बात नहीं किए थे। मीडियम जब जाएगा, यानी मीडियम डाइलेक्ट्रिक के रूप में हम लोग इसे यहाँ पर यूज करते हैं, तो बदल जाएगा फॉर्मूला।
बात समझ लीजिए, यहाँ पर मीडियम के टर्म में यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, बदल जाएगा। तो व्हेन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये है व्हेन एयर या वैक्यूम, है ना, व्हेन एयर प्रेजेंट है तब की बात है। अब लिखेंगे व्हेन मीडियम, मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, मीडियम या डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तब आप क्या करेंगे, सी मीडियम अगर प्रेजेंट हो गया तो ए बदलेगा क्या, आपका मीडियम डाल देने से क्या आपका डिस्टेंस बदल जाएगा इस प्लेट के बीच का, या एरिया बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा ये सब। अब कुछ नहीं बदलेगा तो बदलेगा क्या, मीडियम वाला यहाँ पर यूज होगा टर्म, एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा, है ना, क्या होगा, एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा। और आप ये बात फार्मूला पहले से याद करते हैं कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये डिफाइंड टर्म है। और एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव पढ़ते हैं ना, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कहते हैं, इसलिए एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा वो। अब जब उतना बात समझ गए हैं तो सी मीडियम बराबर जो आपका फार्मूला आएगा क्या आएगा, आपका ए तो वही रहेगा और डी वही रहेगा। अब मीडियम के बदले आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भी फार्मूला है, या सी एयर ये भी फार्मूला हो जाएगा। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या कोई भी मीडियम आप डालेंगे किसमें, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, तो आपका उसका कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम, के टाइम्स, के टाइम्स मतलब डाइलेक्ट्रिक। तो याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक का नाम आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ना है, कितना है याद है आप लोग को, 81। केमिस्ट्री में जरूर, हाँ 81, 82 या 80 समथिंग जो आप लोग बोलते हैं। यानी कि सुन लीजिए तब तो ध्यान से, 81 कौन सा वाटर का, जो पीते हैं उसका, या डिस्टिल्ड वाटर का, डिस्टिल वाटर। आने के जिसमें कोई आयन नहीं प्रेजेंट हो, तब तो आप बात सीधा सीधा समझ सकते हैं, बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि अगर ये कैपेसिटर बन के तैयार हो गया, इसका कैपेसिटेंस जो भी है, अगर इसके बीच में पानी आ जाएगा मीडियम में, तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है नॉन कंडक्टिंग होता है, याद कीजिएगा, उसमें से एक नॉन कंडक्टिंग होता है, जैसे ही डालिएगा तो उसका कैपेसिटेंस जो है आपका 82 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि पैरेलल कोई भी कैपेसिटर के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए तो उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा देगा। और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, फिर से सुनिए, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है सीधा सीधा सिंपल सा मीनिंग होता है, आपका हर हाल में जो हम बताना चाह रहे हैं उसका सिंपल मीनिंग एकदम जो सबसे सिंपल आप समझते हैं, उसकी कैपेसिटी है, किसकी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी यानी क्षमता। आप समझिए कि अगर कोई कैपेसिटर है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की क्षमता इंक्रीज कर जाएगा, यानी वो ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखेगा। यानी कि, और ये जब बात पता चला तो आप सोच लीजिए, हम छोटा ही कैपेसिटर लेंगे, छोटा प्लेट का एरिया लेंगे, उसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के वैल्यू को रखेंगे। अब हमारे पास खोजेंगे ऐसा ऐसा लिक्विड खोजेंगे, या ऐसा ऐसा कोई मटेरियल खोजेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो और वो नॉन कंडक्टिंग हो। तो डाइलेक्ट्रिक पहले पढ़ा दिए हैं कि नॉन कंडक्टिंग होता है, और उसमें दो तरह का पोलर नॉन पोलर भी पढ़ा दिए थे। तो देखिए एक माइका, माइका का नाम सुने, MICA, माइका, यस सर। क्या होता है माइका, देखे हैं आप लोग, एलिमेंट होता है सर। माइका तो एलिमेंट नहीं होता है, गलत बोले हैं, माइका कोई एलिमेंट नहीं है, वो सब्सटेंस है। हम बता दें, रोड पर चलते हैं ना, बालों में चमचमा पदार्थ मिलता है ना, उसको माइका कहते हैं। अब
उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध भाषा गांव में देहात में, है ना, है ना। अदरक नहीं, खाने वाला नहीं, अदरक मतलब। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मायका का जो खान है ना, वो हमारे झारखंड में है। इसीलिए झारखंड से जो भी नदियां आती हैं हमारे बिहार में, उसमें सब में मायका पाया जाता है। बालू के साथ चमचमा छोटा छोटा एकदम बहुत चमकेगा, समझ लीजिए उसको मायका कहते हैं। ठीक है। और मायका नॉन कंडक्टिंग होता है, और वो हीट, बहुत ज्यादा हीट टॉलरेट करता है। इसलिए हीटिंग एलिमेंट में जहां भी है सब जगह, जैसे कि आयरन, आयरन समझते हैं ना, जो घर में कपड़ा करते हैं, उस आयरन के अंदर भी माइका लगा रहता है। उसमें के अंदर क्या रहता है, कॉइलिंग रहता है, जहाँ हीटिंग एलिमेंट होता है, और माइका के ऊपर ही रखा रहता है वो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो हीटिंग एलिमेंट को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए दोनों तरफ माइका लगा रहता है। वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, हीट का भी कंडक्टिंग होता है, और यहाँ भी यूज होता है। तो माइका बहुत तरह का होता है, और माइका पूरे इंडिया में जो है सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो माइका है आपका निकलता है कहाँ से। हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे बिहार से, आप लोग पढ़िएगा तो बोलिएगा झारखंड से, है ना, क्योंकि हम लोग के समय बिहार झारखंड एक ही था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से समझते हैं। तो इतना समझ में आ गया? किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि अगला कैपेसिटेंस आपको खुद निकालना है, हम देंगे निकालने के लिए। चलिए इसको मिटाते हैं तब, है ना। फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोर करने की क्षमता है ना। किसी भी कैपेसिटर के अंदर उस प्रॉपर्टीज को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस बहुत सारी चीजों का हो सकता है, जैसे पानी स्टोर करने के लिए बहुत सारा चीज होता है, केवल बाल्टी ही नहीं होता है, तसला भी होता है, गिलास भी होता है, मटकी भी होता है ना, बहुत सारा चीज होता है ना। सबकी अलग अलग एबिलिटी है। उसी तरह से Excuse me, यहाँ sir. भी बात। हाँ बोलिए। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है? बहुत अंतर। स्ट्रेंथ मतलब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं पहले वो समझिए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है वह प्रॉपर्टीज जो करंट नहीं पार करने देगा, मतलब इंसुलेटर करंट पार करने की क्षमता को रोक दे। यानी कि आप ऐसा सिंपल बात कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है वह मटेरियल की एबिलिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंडर्ड करे, रोके, नहीं पार होने देगा। स्ट्रेंथ मतलब ताकत हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक की ताकत का मतलब ये हुआ कि हम किस हद तक आपको पार होने नहीं देंगे, किसको, करंट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब तक ब्लॉक करके रख सकता है उसका स्ट्रेंथ है। अब ब्लॉक नहीं कर पाया तो पार कर गया। जैसे सिंपल सा आपके घर में वायर रहता है, तार रहता है इस तरह से, है ना। देखिए इस तरह से तार रहता होगा, इसको आप छू लिए, इसमें भी करंट जा रहा है ना, और हमको झटका नहीं मार रहा है क्योंकि इसमें 220 वोल्ट वाला तार है। अब इसको अगर मैं इसमें 11,000 वाला वोल्ट डाल दूं तो ऐसे पकड़ेंगे हमको झटका मार देगा, क्योंकि ये प्लास्टिक वायर की डाइलेक्ट्रिक की ताकत नहीं है कि 11,000 वोल्ट को रोक ले। तो उसके लिए ऊपर मोटा कवरिंग होता है 11,000 वाला के लिए। देखिएगा रोड पर बिछ रहा होगा शहर में या गांव में भी, तो उस पर मोटा कवरिंग होता है 11,000 वाला के लिए। अब 1,00,000 वोल्ट वाला को लगा दीजिएगा, 1,00,000 वोल्ट रहेगा ना तो हवा में ही झटका मारेगा। तो 1,00,000 वोल्ट का जब वायर रहता है तो देखिएगा कि बहुत बड़ा बड़ा पोल पर ऊपर तार जाता है, जबकि 220 वाला आपके घर के वायर में चारों तरफ चिपका हुआ है। 11,000 वाला थोड़ा ऊंचा रहता है, 33,000 वाला और थोड़ा ऊंचाई पर रहता है, और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा होता है। और अगर गांव में या आपके अगल बगल से कहीं से जो 4 गो खंभा पर बड़का बड़का तार रहता है, तो 2,20,000 वाला इंडिया में जो चलता है, या 1,10,000 वाला, उसके नीचे से कभी गुजरिएगा या शाम में या सुबह में, तो देखिए अजीब तरह से आवाज होता है ना, वो झंझनाहट वाला आवाज आता है। वो क्या करता है वायर, हवा के डाइलेक्ट्रिक, हवा भी एक डाइलेक्ट्रिक है, याद कीजिए सबसे ज्यादा भयानक डाइलेक्ट्रिक तो हवा ही है। और नहीं तो जानते क्या होता, ये तार जो है यहाँ पर रहता और हवा से थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो हवा का डाइलेक्ट्रिक होता है 1,00,000 से 10,00,000 वोल्ट पर मीटर। यानी कहने का मतलब अगर 1,00,000 वोल्ट दे दीजिएगा इस वायर में, तो लगभग 1 मीटर दूरी तक आपको डायरेक्ट करंट मारेगा,
क्योंकि एयर के डाइलेक्ट्रिक को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा पकड़ के, उसको आयन में बदल देगा, और आयन में बदलेगा तो हवा में ही आपका करंट कंडक्ट कर जाएगा। यही मॉइस्चर जब हवा में हो तो उसका डाइलेक्ट्रिक और जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। मॉइस्चर मतलब वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट हो तब, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है किस हद तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट को पार होने नहीं देंगे, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, वो तो मटेरियल है ना। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। जैसे तो हम पहले ही बताते हैं, हर एक बच्चे का समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। सब लोग एक जैसा नहीं समझ सकता है। उसी तरह से नेचर में सभी चीज एक जैसा नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये समझ गए कि अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो समझ लीजिएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, चार्ज, या मैं सिंपल दूसरा, एक मिनट, क्वेश्चन है उसको फिर से लैंग्वेज लिखे हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन फर्स्ट में चार्ज, दो में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, थर्ड में आपका जो है बोथ, है ना, और फोर्थ में है आपका नन। आए बात समझ में, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होने वाला है। 1-2 मिनट का टाइम, ऐसे भी मीटिंग इंड होगा, मीटिंग इंड होगा उसके बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। हाँ बोलिए। नन। बात समझ लीजिए, और कोई लोग भी जवाब दीजिए। क्योंकि कैपेसिटेंस जब भी हम फॉर्मूला निकालते हैं C बराबर तो Q/V पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला Q/V होता है। तो फिर कैपेसिटेंस और कैपेसिटर किस पर डिपेंड करेगा, बोलिए। प्रियांश कुछ बोलना चाह रहे थे आप, थर्ड, सोच फोर्थ, बोलिएगा। क्या आपके हिसाब से बोथ होना चाहिए, है ना। कोई बोले ना, कॉपी देख के बोले हैं या फिर सिंपली ऐसा ही समझ के बोले हैं। समझ के बोले। चलिए और कोई बोलिए। देखिए सबसे पहले बात ये समझ लीजिए, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर डिपेंड ऑन क्या होगा, यहाँ नन होगा। किस इसलिए नन होगा कि बात को समझ सकते हैं आप ध्यान से, क्यों नन होगा। देखिए कैपेसिटेंस जो है ना, टू स्टोर चार्ज यानी एक कैपेसिटी है। और आप सिंपल सा बात समझिए, बाल्टी में पानी कितना है ये अलग मीनिंग है, और बाल्टी पानी कितना स्टोर कर सकता है ये अलग मीनिंग है। क्या दोनों बात एक ही हैं। बाल्टी मान लिया कि इस बाल्टी में स्टोर करने की क्षमता 100 लीटर पानी का है, लेकिन बाल्टी में पानी हो सकता है 2 लीटर हो, 10 लीटर हो। तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट और अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर, कैपेसिटी टू स्टोर में दोनों में अंतर है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर में कितना प्रेजेंट है वो अलग बात है, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस जो है, मतलब चार्ज स्टोर करने की क्षमता जो है वो अलग बात है। तो कैपेसिटेंस जो है ना आपको ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री मतलब समझते हैं, उसकी बनावट पर डिपेंड करेगा, न कि चार्ज पर डिपेंड करेगा, न कि वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। मतलब चार्ज स्टोर्ड करने की जो कैपेसिटी है यानी उसकी जो क्षमता है ना, वह क्षमता किस पर डिपेंड करेगा, इस बात को समझिए। आपका हर हाल में ज्योमेट्री पर, कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। यानी तो नोट पॉइंट में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो नन हो गया कैपेसिटेंस
of capacitor depend on only geometry यानी कंस्ट्रक्शन, किस तरह का इसका बनावट है उस पर डिपेंड करेगा। किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो या डाउट है तो बोलिए। सर ये सिर्फ ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करेगा? ओनली पानी, देखिए हम क्या बोले, बाल्टी में पानी कितना है उस बात की बात नहीं कर रहा, बाल्टी में पानी कितना स्टोर हो सकता है, बाल्टी में पानी स्टोर करने की क्षमता उसके ज्योमेट्री पर नहीं डिपेंड करेगा। छोटा बाल्टी है, बड़ा बाल्टी है, बहुत बड़ा बाल्टी है। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर दोनों अलग वर्ड है, बात को ध्यान समझ लीजिए। रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों अलग वर्ड है। उसी तरह से आगे भी एक और डिवाइस पढ़ेंगे, इंडक्टर और इंडक्टेंस अलग वर्ड है। इंडक्टर चार्ज भी तो अगर चार्ज पे इफेक्ट होगा तो कैपेसिटेंस पे भी तो इफेक्ट होगा ना? नहीं, कोई नहीं, बाल्टी में पानी रखिए चाहे ना रखिए, बाल्टी क्या हो जाएगा, बाल्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात को समझिए थोड़ा सा, यही सब तो है, टर्म को जब तक समझेंगे नहीं तब तक दिमाग खराब करता रहेगा। कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटी है, वो स्टोर चार्ज, चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, न कि चार्ज कितना स्टोर किया है वो है। टर्म को समझना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, क्योंकि कल वाला जो वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो पाया है क्योंकि नेट का बड़ा प्रॉब्लम में इधर हमारे यहाँ चल रहा था। क्या क्या पता नहीं, जियो वाला क्या क्या करता, फाइबर गड़बड़ा देता बीच में, है ना। तो फिर एयरटेल स्ट्रीम से जोड़े हैं, अब कितना चीज से जोड़े पता नहीं आप लोगों को पढ़ाने। चलिए इधर देखिए, कब तक क्लास चलेगा? क्या चीज, क्लास कब तक चलेगा? जब तक कि टॉपिक ना खत्म होगा, आज दिन भर हम खड़े रहेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए बात अब समझिए, अगला टॉपिक आपको बताना है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करना है। देखिए ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिल नहीं होगा, लेकिन इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, सम टाइम आ जाता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, आप इन कर रहे थे, सब सिलेबस पीछे है तो सिलेबस को आगे करना है ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर हम 6:30 से ही बैठे हुए हैं। हम आपसे पहले 4:30 से जागे हुए हैं, क्या करें तो, है ना। कोई बात नहीं है, सिलेबस ही लंबा है ना, प्रॉब्लम यहाँ ये है, सिलेबस अगर छोटा रहता ना तो तुरंत काम हो जाता है। आर है, R1 है रेडियस इसका, और बाहर का R2 रेडियस है, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं, क्या होगा। चलिए अंदर वाले पर चार्ज मैं दे देता हूं प्लस क्यू चार्ज इस पर डालेंगे तो इंडक्शन के थ्रू ये चार्ज पूरे पर पहले प्लस चार्ज फैल जाएगा, और इंडक्शन के थ्रू बाहर में सभी जगह माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। और इसको मैं अर्थिंग कर दिया हूँ, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज बाहर में डेवलप हो वो नल हो जाए। अब देखिए, क्या आपको फॉर्मूला याद है स्फीयर के चलते वोल्टेज का, अभी तो याद किए थे। तो देखिए स्फीयर के चलते वोल्टेज का दो फॉर्मूला होता था। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि R1 है रेडियस ऑफ इनर सेल, और R2 जो है रेडियस ऑफ आउटर सेल है। ठीक है, दोनों। सबसे पहले तो बात याद कर लीजिए, हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं अंदर वाले सेल का, पोटेंशियल
एट द सरफेस ऑफ इनर सेल। देखिए ध्यान समझिएगा, हम कुछ बोलेंगे बात को समझिएगा अच्छी तरह से। V1 माने हैं अंदर वाले सेल पर, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो पहले बाहर वाला स्फीयर को भूल जाइए। इस चार्ज के चलते यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े थे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस, तो R1। अब इस माइनस चार्ज के चलते यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो उसके चलते क्या हुआ फॉर्मूला बोलिए। स्फीयर के अंदर देखिए, याद कीजिए, हम फिर इसको मिटाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। कोई भी अगर स्फीयर हो तो स्फीयर के हर एक पॉइंट के अंदर का पोटेंशियल सेम होता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, आने की सरफेस से लेकर सेंटर तक का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस होता है। जबकि बाहर में जिस पॉइंट पर निकालते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस होता है। सरफेस के अंदर तक में रेडियस होता है, सरफेस से जस्ट बाहर डिस्टेंस होने लगता है। ये बात पहले याद कीजिए और तब जरा ध्यान से देखिएगा। इस स्फीयर के चलते तो सरफेस पर ही है, लेकिन इस स्फीयर के चलते सरफेस के अंदर है, और हमको यहाँ पर दो चार्ज है, दोनों के चलते इस पॉइंट पर पोटेंशियल का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर होगा माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये बात पहले समझिए। उसी तरह से पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, चलिए इसी को थोड़ा सा आगे एक लाइन और बढ़ाते हैं। तो यहां से V1 बराबर क्या लिखिएगा, जो कॉमन आ सकता है उसको ले लीजिए कॉमन, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। आप समझ लीजिए बात को, मैं इसको घेर देता हूं। पोटेंशियल जो है बच गया आपका, ये फॉर्मूला बच गया, इसलिए इसको मैं घेर दिया। देख लिए ध्यान से, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर सेल निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर सेल निकालना चाहते हैं। कहाँ निकालना, तो इसको मिटा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, फार्मूला केवल ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि तो हम आपको याद करने के लिए आपको ही बताए थे कि कैसे फार्मूला था। आउटर सेल V2 लिखते हैं उसको। आप देखिए क्या लिखेगा, इसके चलते जब बाहर निकालिएगा तो डिस्टेंस लीजिए, क्योंकि स्फीयर के चलते अगर यहाँ पर निकालते हैं तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। नहीं समझे मेरी बात, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिखाएगा प्लस माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 ही लिखाएगा। तो कंफ्यूजन तो बोले दोनों में R2 लिए हैं वहां पर। तो आउटर सरफेस का पोटेंशियल V2 जो हो गया वो 0 हो गया। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझना तो पड़ेगा। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर ये 0 कैसे हुआ? दोनों प्लस माइनस देख लीजिए सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, देख लीजिए वहां पर। और इसलिए प्लस माइनस सेम हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसके चलते जब बाहर निकालेंगे तो डिस्टेंस लिया जाएगा और इसके चलते फिर रेडियस लिया जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पर ले गए बाहर सरफेस पर, तो ये सरफेस के बाहर वाला फॉर्मूला डिस्टेंस वाला लग जाएगा, और इसके लिए फिर वही, तो इसीलिए 0 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली हमको निकालना रहता है ना, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सेल V इक्वल टू V1 माइनस V2। तब V इक्वल टू V1 माइनस V2, तब V2 तो 0 है, यानी कि यही लिखा जाएगा। तो इस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एलसीएम ले लीजिए अंदर में,
R1 R2 बाई R2 माइनस R1 हो गया। एगो तो जीरो है तो उसको जीरो घटा के क्या कीजिएगा, मतलब कि यही वाला वैल्यू वहां पर लिख दिए केवल। एक तो जीरो है, लिख दे जीरो, चलिए लिख देता, आप लोग खुश हो जाइए, जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ से पोटेंशियल तो आ गया फॉर्मूला, नेट एंड क्लीन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, और इसलिए कैपेसिटेंस Q बाई V होता है, Q तो है ही, आप भी यहाँ लिखिएगा तो हो जाएगा Q R2 माइनस R1, और ये हो जाएगा ऊपर में जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर जो होगा या कैपेसिटर जो होगा, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो किया, R1 R2 भी आया और R2 माइनस R1 आया। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हुए हैं क्या बुक? तो Yes, सेकंड चैप्टर का 27 या 28 नंबर प्रॉब्लम देखिए, इसका क्वेश्चन ही दे दिया था, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिया था लेकिन क्वेश्चन ही दिए हुए था, इसका डायरेक्ट डेरिवेशन ही एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर में, तो देखिए वहां मिला करके फार्मूला में क्या गड़बड़ किया, हमारा फार्मूला उसका फार्मूला सेम है या अलग अलग है, ये आप लोग जल्दी से सोच के बताइए एनसीईआरटी बुक से देख करके बताइए कि हमारा फार्मूला सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेज नंबर 90 में, 90 में, ये देखिए ना उधर फार्मूला लिखा है R1 माइनस R2 लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 तक सही है, लेकिन हम R2 माइनस R1 लिखे हैं, हमारा फार्मूला आया है, आई बुक में दिया है R1 माइनस R2। देख लिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को, क्यों दिया ऐसा, देख लिया आप लोग, यस सर। समझने का है ना, गलती हम बना दिए, डेरिवेशन कर दिए है ना। नो सर, वो बड़ा वाला का रेडियस R1 ले लिया है। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा आप भी एग्जाम में, नहीं तो आपको भी धोखा देके चल जाएगा कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम में। हम अंदर वाले को R1 माने हैं, बाहर वाले को R2, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हम क्या किया है, बाहर वाले को R1 माना है, अंदर वाले को R2। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गया सर। समझ गए ना, तो होशियार यस सर। रहिएगा एग्जाम में, ये नहीं किया वहां पर दोनों फार्मूला लिख देगा, ऑब्जेक्टिव ना पूछे आपकी बात, सीबीएसई बोर्ड भी दोनों लिख देगा, R1 माइनस R2 फिगर बने रहेगा, आप मेरा वाला फॉर्मूला रट के गए थे, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R2 माइनस R1 रट लीजिए, जाइए धोखा खाइए, है ना फिजिक्स में, है ना। तो इसलिए टर्म को याद रखिएगा, बाहर वाले का रेडियस माइनस अंदर वाले का रेडियस होगा नीचे, है समझ में। यस सर। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर चलते हैं, सिलेंडर वाला, है ना। इसको स्क्रीनशॉट सॉरी लेना है, लीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर मिट जाएगा पूरा। आप लोग तो बैठे हैं, सोए हैं, नाश्ता कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या, हम तो खड़े हैं, देख लीजिए आपके सामने ही, है ना। अभी ब्रश तो नहीं किए हैं सर। अभी बरस भी नहीं किए, कोई बात नो नहीं। सर। हम तो स्नान स्नान कर लिए हैं इसलिए, क्योंकि पढ़ाने लगते हैं तब फिर हमको फुर्सत फिर नहीं मिलता है। आज तो परेशान परेशान कर दिया है नेटवर्क, सोचे क्लास लेवे करेंगे चाहे जो भी हो जाए, एगो मोबाइल, दूगो मोबाइल, एगो राउटर, दूगो राउटर, जियो फाइबर, सब फेल हो रहा है। हम बोले अच्छा, BSNL सबका सिम रख लिए, कोई ना कोई तो काम करेगा ना कभी ना कभी। चलिए यहाँ देखिए, अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा देर और पढ़ाएं, कितना बज गया टाइम तो मैं देखा ही नहीं हूँ अभी तक। 9 बज गया सर। अच्छा 9 बज गया है, अच्छा इस मीटिंग के बाद छोड़ देंगे, ठीक है, फिर शाम में पढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा देर पहले अभी पढ़ लीजिए, एक आगो और डेरिवेशन है इस मीटिंग तक, उसके बाद आगे फिर देखेंगे। ठीक है देखिए सर। अब नाश्ता उस्ता कर लीजिएगा, थोड़ा सा खा पी के तंदुरुस्त हो जाइएगा, है ना, उसके बाद बात करेंगे फिर। देखिए यहाँ पर बात समझिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर,
कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होगा भाई? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही तो सबसे ज्यादा सब जगह लगाया रहता है, पंखा उंखा में सिलेंडर ही। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सिलेंडर ही होगा, सीधा सा बात। देखिए ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर मैं पहले बना देता हूँ, ये एक्सिस है और इसमें सिलेंड्रिकल तो दो को सिलेंडर ना बनाएंगे, तो एक सिलेंडर रेड पेन से हम बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को नहीं तो परेशानी होने लगती है। ठीक है, दो सिलेंडर है, अंदर वाले का रेडियस फिर से मैं R1 ही मान रहा हूँ। अब एग्जाम में आप लोग सोचिए कि क्या करना है नहीं करना, बाहर वाले का R2 मान रहा हूँ। ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, आपको दिख रहा होगा कि R1 R2 दो रेडियस है। तो फिर से अगर बोलिए तो मैं लिख देता हूँ R1 क्या है ना, R1 जो है रेडियस ऑफ इनर सेल, सिलेंड्रिकल सेल करते हैं, चलिए सिलेंड्रिकल कर देते हैं, सिलेंड्रिकल सेल है। और R2 जो है रेडियस ऑफ आउटर सिलेंड्रिकल सेल है। ठीक है, सिलेंडर के चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या आप लोग? खुद सोचिए, सिलेंडर के चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला, सिलेंडर के चलते वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़े, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़े हैं, याद कीजिए। नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का लेकिन पढ़े हैं, याद कीजिए, 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें तो नहीं बोल सकते हैं आप, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही रखे हैं, तो इस P पॉइंट पर, एक P पॉइंट से गॉसियन सरफेस निकालना चाहते हैं हम, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। तो अब कौन सा कलर यूज करें कि आप लोग को सिलेंडर अलग अलग ना दिखाई दे? तो रेड से ही कर देते हैं फिर से, है ना, इसको लिख देंगे गॉसियन सरफेस, थोड़ा पतला अब की बार करते हैं रेड से, है ना। ये गॉसियन सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, ये P पॉइंट है और ये गॉसियन सरफेस है। कौन है? गॉसियन है, सरफेस है। ठीक है, आप लोग अब जानते हैं, अब लिखना पड़ेगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और जबकि यहां से रेडियस ना कैपिटल R ना स्मॉल r ना R1 R2, सीधा R लिखेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, we know that electric field intensity due to charge cylinder, है ना, we know the electric field intensity due to charged cylinder, ये बराबर जो होता है 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब आपको पता है, इसके बाद देखिए, हम इसके बाद अब यहाँ चालू कर रहे हैं, इसलिए साया ऊपर घेर देते हैं। अब यहाँ से दो पार्ट में बनाएंगे तब हटेगा बोर्ड पर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr होता है, वो भी माइनस साइन के साथ होता है। ठीक है, डायरेक्ट अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ से वहां तक का। अब V बराबर लिखिएगा तब माइनस साइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में जो कांस्टेंट उसको बाहर कीजिए, तो 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर dr है, तो R भी फंस गया बेचारा। और याद कीजिए, आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ये बात पहले बताइए। इंटीग्रेशन वोल्टेज का हो रहा है,
तो R1 से R2 तक करेंगे कि R2 से R1 तक करेंगे? यहाँ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई दूर करने वाला भी आपको ना मिलेगा। R1 R1 वोल्टेज से R2 हुआ ना, R1 से R2 कीजिएगा तो उल्टा फॉर्मूला आएगा। इसलिए ना हम पूछ रहे थे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ आप किसको निकालना चाह रहे हैं? वोल्टेज को ना। तो लोअर वोल्टेज कहाँ मिलेगा? R1 पर मिलेगा कि R2 पर मिलेगा? सर R2। R2 पर, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जाता है वोल्टेज घटता है, क्योंकि हर बार वोल्टेज के फार्मूला में इनवर्स एस्पायर होता है, R होता है नीचे। इसका मतलब यहाँ पर R2 से R1 तक होगा इंटीग्रेशन। मैथ वाला सिर्फ दिमाग लाइएगा ना, तो फिजिक्स में कभी कभी गड़बड़ा देगा आपका मामला। समझ गए क्यों? रीजन समझे क्यों हम बोले? हमको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाना है, क्योंकि हमको वोल्टेज निकालना है, डिफरेंस, वो भी पॉजिटिव में निकालना है, नेगेटिव में ना निकालना है हमको। तो लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज जहां है वहां तक इंटीग्रेट होगा, इसलिए R2 से R1। बाहर वाले सरफेस से अंदर वाले सरफेस तक इंटीग्रेशन होगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? सॉरी, आप लोगों को कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि अंग्रेजी में बोलना मना है, इसीलिए पूछते हैं। चलिए अब आगे बढ़े, तब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, फट से आंसर आ जाएगा। हम लोग बिहारी हैं तो ज्यादा अंग्रेजी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इसलिए। तो देखिए ये 2 to 2 काट देते हैं सबसे पहले। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। क्यों इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? और हमको नहीं बोलने में अच्छा लगता है, हम बिहार बोर्ड से पढ़े 10th तक ना, इसीलिए 12th में भी, इसीलिए अपना भाषा सबसे अच्छा भाषा है ना। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? औकात, प्रभाव, इफेक्ट, ये सब बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा ये। तो अब माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और इसका तो ln हो जाएगा, इंटीग्रेशन ln r हो जाएगा नहीं, और फिर R1 से R2 तक होगा। थोड़ा मैथ जल्दी लगा दें, एक स्टेप काट दें ऐसे। चलिए छोड़िए, नहीं काटेंगे। माइनस लेमडा ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट, आई होगा ln R1 माइनस ln R2। लेकिन ये माइनस साइन जब अंदर ले जाएंगे तो सोच रहे हैं ना, साइन बदलेगा यहाँ से। ये भी बराबर जो हो जाएगा आपका लेमडा बाई ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए ध्यान से, और R2 इधर जाएगा, R1 उधर चला जाएगा। एक स्टेप काट लें, ln R2 बाई R1 डायरेक्ट लिख दें, लॉग का फॉर्मूला लगा दिए हैं, log m माइनस log n, log m बाई n होता है। माइनस साइन पहले अंदर ले गए हैं तो R2 पहले आएगा, R1 बाद में आ जाएगा, और log a माइनस b का फॉर्मूला लगाए तो log a बाई log b, वो वाला कर दिए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। तो कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V, हर बार तो हम तो बोल ही रहे हैं वही काम होगा, है ना। और लेमडा में Q छुपा हुआ रहता है, याद कर लीजिएगा। इसे ध्यान से देखिएगा, आप क्या लिख रहे हैं, जो Q ऊपर लिखे आप, V नीचे लिखना चाहिए। पूरे V का फार्मूला है, वोल्टेज का फार्मूला है। तो चार्ज बाई लेंथ, तो लेंथ तो ऊपर चला जाएगा, नहीं समझे? सॉरी, ये नीचे सब लिखाएगा, तो चार्ज ये सब नीचे लिखाएगा, और ln लिखाएगा नीचे, R2 बाई R1 लिखाएगा ऐसे। ये ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट जो L आया था ये भी ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, तो 4 से चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो C यानी कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आप लिखिएगा तो क्या लिखाएगा? ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1, या इसी फार्मूला को सम टाइम आपको लिखा रह सकता है ऐसा, ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट L और 2.303 log 10 के बेस में चला जाएगा, और R2 बाई R1। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो इस फार्मूला से बनेगा, इस फार्मूला से तो बनेगा नहीं, क्योंकि log में वैल्यू आप 10 का याद करते हैं, इसीलिए ये दोनों फार्मूला को ध्यान देना पड़ेगा। और अभी एनसीईआरटी का 29 नंबर प्रॉब्लम में देखे थे, स्फेरिकल कंडक्टर का फार्मूला डिराइव करने के लिए दे दिया था, ठीक है।
और 31 नंबर में देखिएगा इस फार्मूला का क्वेश्चन दे दिया है। वो एनसीईआरटी बहुत चालाक बुक होता है, पढ़ाता आपने कुछ नहीं है, क्वेश्चन देते समय ना सबका दे देगा वो। अंदर में देखिएगा इंटेक्स में जाके एडिशनल क्वेश्चन में सब कुछ दिए हुए रहता है, सब कुछ देता है वो धीरे धीरे, इसलिए हमको भी पूरा पढ़ाना ही पड़ता है हर हाल में। तो देखिए 29 नंबर में तो अभी देखे थे वो, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 13 सेंटीमीटर। अब उसका कैपेसिटेंस निकाल के कहता है दिखाने के लिए। तो बताइए बोर्ड एग्जाम में बैठ के इतना डेराइव कीजिएगा कि फार्मूला सीधा याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर निकालिएगा। और वो भी आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो 13/12 कीजिएगा तो log 13/log 12 का वैल्यू निकालते निकालते आप लोग का हालत खराब रहेगा, है ना। तो जरा ये सब भी बात ध्यान में दीजिएगा कि अगर एग्जाम में आएगा तो थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको हर हाल में कि कैसे काम किया जाए। तो ये अभी हम आज पढ़े सिर्फ कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं। तो देखिए मेरा तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसलिए नाम भी है फिजिक्स फंडा, है ना। तो फंडा सबसे सिंपल क्या है वो याद कर लीजिए। जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो डरिएगा नहीं। हाँ, आपको बोर्ड एग्जाम नीट तक लगभग जेई तक क्वेश्चन पूछेगा जो फार्मूला लिखा दिए हैं उसी पर, एडवांस में इधर से उधर कर सकता है वो, तो कर सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा सीधा बात आप सोच लीजिए। सबसे पहले जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो सबसे पहले सोचिएगा कि जिस सिस्टम के चलते वो निकालने के लिए दिया है, क्या उस सिस्टम का आपको वोल्टेज का फॉर्मूला पहले से याद है? नहीं याद है तो सोचिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद रहेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतना सारी चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए हैं कि आपको हर हाल में वो याद होगा और याद करके रखना पड़ेगा। मतलब हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जितने तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैट में वो सब अगर याद रखते हैं तो पिछले क्लास में कल मैग्नेटिक फील्ड में बताए थे ना कन्वर्सन सब कैसे हो गया था दनादन। और यहाँ पर भी देखिए यानी सारा जिम्मेवारी किस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के फॉर्मूला को हर हाल में एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है बात को। इस ध्यान को सोच लीजिए और समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, तभी काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। आए बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि आपको डेरिवेशन कैसे करना है, प्रोसेस क्या समझना है। फार्मूला तो डायरेक्ट याद करना ही है, लेकिन प्रोसेस भी याद रखना है कि हमको किस स्थिति से गुजरना है। ठीक है, तो थोड़ा अब आगे चलते हैं। ये था अभी जस्ट कैपेसिटेंस, अभी फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इतना छोटा ये नहीं सोच सकते हैं कि ये इतना छोटा है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी आपको पढ़ना है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ना है इस समय। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज बताइए आप लोग अब दोबारा कब पढ़िएगा? छोड़िए अभी, आप छोड़ देते हैं। खा पी के कब मजबूत हो जाइएगा, एनर्जी कब तक आ जाएगा? आज फिर क्लास आज फिर क्लास हो गए? हाँ फिर लेंगे, पढ़ाना है और पढ़ना है तो इसमें आज ही दिक्कत क्या है? सर, तब कब? अभी सर मैग्नेटिक वाला भी वीडियो नहीं देखे, आप डाले नहीं थे तो नेट ही नहीं था तो आज डाल देंगे, अभी दोनों का डाल देंगे थोड़ा देर में। अभी वो भी छूटा हुआ है सर। वो भी छूटा हुआ है, यस सर, तो क्या करें आप अभी ही उसको बताइए। नहीं पढ़ना है। एक वीडियो क्या देखने में सर लगभग 2-2.5 घंटा लगता है। फिर से दोबारा समझने में? नहीं, लेकिन यस सर, याद हो लिखना, जाता होगा, ये भी बात समझ लीजिए, याद हो जाता होगा सारा फिर से। यस सर, लिखने में टाइम जाता है ना। आपका 1 तो घंटा क्या का करें? वीडियो देखने में लगभग 2 घंटा लगता है, 2 घंटा का वीडियो देखने में 4.5 घंटा। तो क्यों? क्योंकि याती थोड़ा काट काट के नहीं डालते हैं, पूरा नहीं डालते हैं। तो क्या करना है, कल पढ़ना है या आज पढ़ना, ही बताइए। आज तो क्या होता होगा सर, आज तो अभी वीडियो देखेंगे मैग्नेटिक वाला। अच्छा ठीक है, तो कल मैग्नेटिक पढ़ाएंगे। कल मैग्नेटिक का समाप्त कर देंगे तुरंत। मैग्नेटिक में अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है। एक बार एनसीईआरटी बुक मैग्नेटिक वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। उसमें देखिए मेनली याद करने वाला पार्ट है वो। ठीक है, तो कल ही क्लास चलेगा। कल सवेरे कितना बजे से? सर कल
7 बजे से। हाँ तो वही 6:30 से 7 में चालू करेंगे, 2-2.5 घंटा तक पढ़ेंगे हम लोग मन से। ठीक है, कल नेट नहीं खराब रहेगा। सर शाम में जी। कल आज तो ज्यादा ही गड़बड़ा गया सर। आज ज्यादा कुछ गड़बड़ा गया था, बार बार कभी उधर, है ना। ठीक है, तो आज क्लास एंड कर देते हैं। सर ये वाला आज कल वीडियो कब क्लास डालिएगा? तुरंत अभी डाल रहे हैं, ठीक, वो ठीक वाला है। भी डाल दीजिए, देख लेंगे। दोनों अभी डाल रहे हैं, है ना। और कल क्लास 6:30 से 7 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर कल क्लास शाम में रखिए ना। शाम में क्लास नहीं होगा, क्लास जब भी होगा सुबह, शाम में अगर पढ़ना होगा तो वीडियो देख लीजिए।